प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम 2022 में एक राशिफल की श्रृंखला चला रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने मेष राशि से और कुंभ राशि तक की चर्चा की है। आज बात करेंगे मीन राशि की। मित्रों, राशि के बारे में आप लोगों को पता है कि राशि का निर्धारण आप लोग कैसे करते हैं। प्रायः हमारे यहाँ जो वैदिक रीति है या वर्तमान में जो समाज है वो 3 तरह से राशियों की गणना करता है। प्रथम तो वो प्रचलित नाम से ही निकाल लेता है, और दूसरा सूर्य सिद्धांत पर आधारित आजकल न्यूज़पेपर और अखबारों में निकला करता है कि अगर इनका जन्म इस तारीख से हुआ है तो इनकी राशि ये बनेगी। ये सूर्य सिद्धांत पर आधारित होता है जिसमें सूर्य के गोचर को हम निकालते हैं। और दूसरा जो वैदिक सिद्धांत है, जो शास्त्रोक्त है, जिस पर हम लोग काम करते हैं, वो हमारा सिद्धांत है आपका जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र के जिस चरण में होगा वही हमारी राशि कैलकुलेट होगी, वही मानी जाएगी। क्योंकि हर चरण के हर नक्षत्र को एक अक्षर का अलॉटमेंट है। ये हम पहले भी जो है आपको बता चुके हैं, और आज भी हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि राशि का निर्धारण वास्तव में आपको जन्म कुंडली से ही करना चाहिए। अब आप लोग, आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, पहले तो हाथ से जन्म कुंडलियाँ बनती थी, पंचांग से बनती थी, जिसमें बड़ा समय लगता था। अब तो ये कि जन्म तिथि आप डालिए समय, और एक से एक अच्छे जो सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि सॉफ्टवेयर में आप डालिए और डाल करके आप जन्म कुंडली बना लीजिए। तो जन्मांक का जो पहला पेज होता है, इस पेज में 3 चक्र बने होते हैं। लग्न चक्र, चंद्र लग्न चक्र और नवमांश लग्न चक्र। चंद्र लग्न चक्र हम उसको बोलते हैं कि चंद्रमा जिस राशि में होता है वही हमारी राशि होती है। और नवमांश, ये D9 जब लग्न चक्र के 9 हिस्से कर देते हैं, माने सूक्ष्म कुंडली चक्र होता है, इसे हम नवमांश बोलते हैं। तो यहाँ केवल बात राशि की हो रही, तो राशि में आपको करना ये है कि हमारा जो चंद्र लग्न है उसमें जो राशि लिखी है उसी को ही मानते हैं। लेकिन ये सिद्धांत उस समय लागू होता है जब हम प्रतिदिन, माने अगर प्रतिदिन राशि की हम बात कर रहे हैं या एक सप्ताह से अधिक की अगर हम राशि की बात कर रहे हैं, तो उसमें चंद्र लग्न से गोचर को नहीं लेना चाहिए। खास तौर से हम जब राशि के बारे में बताते हैं तो आप लोगों को लग्न चक्र से ही राशि का निर्धारण जो है करना चाहिए और राशि को देखना चाहिए। माफ कीजिएगा, जुकाम की स्थिति है। तो लग्न मतलब पहला पेज आप लोग देखें, उसमें जो लग्न लिखी हो, लग्न में जो पहले खाने में जो राशि हो, 1 नंबर है तो मेष राशि, 12 नंबर है तो मीन राशि। आज हम बात करेंगे मीन राशि के। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष राशिफल 2022 में कैसा रहने वाला है इसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने मेष राशि से और कुंभ राशि तक की चर्चा की है। आज हम सबसे अंतिम राशि की बात करें, मीन राशि की। मीन राशि को 12 नंबर से लिखा जाता है। इसे जो अंक, ये 12वीं राशि है हमारे कालपुरुष में, और ये द्वादश राशि होती है। इसका स्वामी गुरु है। गुरु की प्रायः 2 राशियां हैं। इसके बारे में भी हम जो है बता देते हैं कि केवल 4 नंबर, माने कर्क राशि और सिंह राशि को छोड़ करके बाकी समस्त राशियों को 2-2 ग्रहों का अलॉटमेंट है। माने एक ग्रह को 2-2 राशियों का अलॉटमेंट है, या आप इस तरह से कह लीजिए। जिसमें से आपकी मीन राशि है। मीन राशि धनु राशि जिसका स्वामी गुरु है, तो इनका जो है अलॉटमेंट है, माने इसका स्वामी गुरु होता है। ये 12वें नंबर से लिखी जाती है। अगर काल पुरुष से अगर हम गणना करते हैं तो 12वीं राशि हमारी व्यय भाव में आती है, और व्यय भाव हमारा ये एक परलोक का सिद्धांत, मतलब व्यय भाव से अगर किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म की अगर हम गणना करना चाहें तो हम 12वें स्थान से इसको देखते हैं कि पूर्व जन्म में हमारी स्थिति क्या थी। तो जो 12वें स्थान में मीन राशि पड़ती है। और इसके बाद में लेकिन आज हम बात करेंगे मीन राशि की। माने जो आपके पहले खाने में अगर 12 नंबर लिखा है तो आपकी मीन लग्न हो गई। मीन लग्न से ही हम राशि की गणना करेंगे। अब जरा सा ग्रहों के बारे में जो है बता देते हैं कि व्यक्ति का जीवन
जो देखिए चंद्रमा का गोचर 2.25 दिन का है, तो आज अगर मानसिक स्थिति हमारी गड़बड़ है तो 2 दिन में हमारी सही हो जाए। चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। और तो हमारा मतलब ये कि जब हम प्रतिदिन राशि की वक्त की बात करते हैं तो हम चंद्रमा की से हम कुंडली को देखते हैं। तो अब इसके बाद में मंगल हमारा 40 से 45 दिन मंगल, और इसी तरह से शुक्र और सूर्य हमारा, इसका जो गोचर है वो प्रतिमाह का है। मतलब प्रतिमाह की 15 तारीख से 14 तारीख से 14 और 15 की तारीख से अगले माह में ये राशि को गोचर कर जाता है, ट्रांसफर कर जाता है। जैसे इस समय सूर्य हमारे मकर राशि में है, क्योंकि ये 14 जनवरी को 15 जनवरी को ये मकर राशि में आए थे, तब से अभी तक ये मकर राशि में है। ये फरवरी में ये मकर से कुंभ में गोचर करेंगे। अब इस समय वर्तमान तो हम ये जो बता रहे थे कि व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है 3 विशेष ग्रहों से, जिनमें से अच्छा ग्रह आपका गुरु है। गुरु का जो गोचर है वो 12 महीने का है, माने 1 वर्ष का है। पूरे जन्म कुंडली में गुरु का जो गोचर है वो 12 महीने का होता है, माने ये एक राशि में 1 वर्ष रहता है। शनि का जो गोचर है पूरे जन्म कुंडली में ये 30 वर्ष का है, माने एक राशि में ये 30 वर्ष, माने 12 भाव होते हैं। 12 भाव में जब हम भाग देते हैं 30 में 12 का, तो 2.5 वर्ष आता है। तो शनि का जो गोचर है वो एक भाव में 12 वर्ष रहता है। 2 ग्रह हो गए। तीसरा राहु और केतु। राहु और केतु के बारे में जो है बताते थे, आजकल समाज में प्रचलन में कालसर्प दोष बहुत ज्यादा है। कालसर्प दोष है, राहु और केतु से बनने वाला शापित दोष है, पितृ दोष है, इत्यादि जाने कितने दोष जो है वो आचार्यों ने निकाल रखे हैं। आचार्य जब भी कुंडली देखता है तो दोषों की बात ज्यादा करता है, योगों की बात नहीं करता। जैसे हंस योग है, रोचक योग है, भद्र योग है, इनकी बात नहीं करेंगे। कारण उसका जब दोष की बात करेंगे, अगर किसी कर्मकांडी आजकल 90% कर्मकांडी आचार्य हो गए, ज्योतिषाचार हो गए। जो कर्मकांड करते हैं, लग्न चक्र देखना उन्होंने सीख लिया और वो ज्योतिष की कुंडली देखने लगे। उन्होंने कहा रे ये तो शनि खराब है, मंगल खराब, पूजन कराओ, जाप कराओ, अनायास वो काम को निकाला करते हैं। तो राहु और केतु के बारे में जो बता दें, राहु और केतु ये कोई ग्रह नहीं, लेकिन ये चंद्रमा ये पृथ्वी का जो चंद्रमा परिध करता है, जिन 2 बिंदुओं पर ऊपर और नीचे वाले बिंदुओं पर चंद्रमा जिनको काटता है, तो ऊपर वाले बिंदु को राहु और नीचे वाले को केतु की हम गणना करते हैं। राहु और केतु का जो गोचर है ये 18 महीने का होता है। ये 1.5 वर्ष जो है ये एक राशि में विचरण करता है। क्योंकि राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, ये मैंने अभी कहा है, लेकिन ग्रहों के तरीके से इन्हें मानते हैं। क्योंकि ग्रहों की जो परिभाषा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, माने जो हमारे अस्तित्व में पिंड के रूप में नहीं है, माने जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो हमारे ग्रहों की परिभाषा में नहीं आते। लेकिन ये दोनों ऐसे बिंदु हैं कि इनका पृथ्वीवासियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये भंवर का काम करते हैं। इनके अगर एक्सेस में सारे ग्रह अगर एक तरफ हो गए तो कालसर्प दोष की स्थिति बनती है। अगर इनका शनि के साथ या गुरु के साथ में अगर इनकी युति हो गई तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि राहु की ये प्रॉपर्टी है। राहु का जो गुण है, राहु जिस राशि में होते हैं उसका फल करते हैं, जिस ग्रह के साथ में होते हैं उसका फल करते हैं। राहु की दृष्टि जहाँ पड़ती है, ये उसके ग्रह को उसके प्रभाव को घटाते या बढ़ाते हैं। तो राहु एक उपचायक ग्रह है। किसी ग्रह को घटाना और बढ़ाना इनका काम है। आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है मित्रों, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से इधर अभी 2-3 दिन हमने वीडियो नहीं दिया, लेकिन आज फिर सोचा ये कि चलो इसी तरह से आप लोगों से मिलते हैं। ये जो बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है
इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आप इसे नज़रअंदाज करें। स्वास्थ्य तो बात मैं कर रहा था राहु और केतु। वर्तमान में अब ग्रहों की स्थिति क्या है जरा उनको देख लेते हैं और ग्रह कौन कौन सा परिवर्तन करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। अननेसेसरी बातें कुछ ज़्यादा हो गई। वर्तमान में राहु हमारे वृष राशि में है और राहु का जो गोचर है वो 17 मार्च से ये मेष राशि में चले जाएंगे। माने 2 नंबर वृष राशि, ये अपनी राशि से बैक चलते हैं, पीछे चलते हैं, ये मेष राशि में आ जाएंगे। तो इस समय राहु वृष राशि में है तो केतु आपके वृश्चिक में होंगे और जब राहु मेष राशि में जो चले जाएंगे तो केतु आपके तुला राशि में आ जाएंगे। गुरु की बात करते हैं। गुरु इस समय कुंभ राशि में है और गुरु हमारे 13 अप्रैल को मीन राशि में चले जाएंगे, स्वराशि हो जाएंगे। शनि की बात करते हैं। शनि पूरे वर्ष मकर राशि में ही जो रहेंगे। इस समय मीन राशि के लिए जो मकर राशि है वो 11वें स्थान में पड़ा रही, लाभ के स्थान में है और इनके साथ में 3 ग्रह हैं, सूर्य बुध और शनि, ये एक साथ हैं। सूर्य बुध और शनि ये मकर राशि में है। मीन लग्न वालों के लिए मकर राशि इस समय 11वें स्थान में है। आइए अब बात करते हैं मीन राशि का ये वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करते हैं क्योंकि अभी तक बहुत चर्चा हो गई। अब हम बात करते हैं कि मीन राशि का जो फल है ये 2022 कैसा रहेगा। मित्रों, अभी 13 अप्रैल तक गुरु की जो पोजीशन है वो 11वें स्थान में रहेगी मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि इनका लग्नेश जब 12वें स्थान में चला जाता है तो स्वास्थ्य में गड़बड़ी देता है, ये बात एकदम तय है, निश्चित है। और 13 अप्रैल के बाद जब गुरु का गोचर, गुरु की जो स्थिति मीन राशि में होगी, माने लग्नेश में होंगे, तो आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। बहुत अच्छी स्थिति बनेगी मीन राशि वालों के लिए 13 अप्रैल के बाद से, क्योंकि इनकी जो दृष्टि पड़ेगी 5वें स्थान में पड़ेगी। 5वां स्थान संतान का, शिक्षा का और प्रेम का और ज्ञान का, इनका कारक है। देखिए, 4थे स्थान से डिग्री वाली शिक्षा देखते हैं, 5वें स्थान से हम जो क्या देखते हैं, ज्ञान देखते हैं। और खास तौर से ऐसे छात्र, हमारे मीन लगने वाले छात्र जो MBA या हायर एजुकेशन में, उनके लिए 13 अप्रैल के बाद बहुत ही स्वर्णिम समय आने वाला है। इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो 7वें स्थान पर भी पड़ेगी। गुरु की दृष्टि 13 अप्रैल के बाद की बात हो रही है मित्रों। अभी तो ये 12वें स्थान में है और लग्नेश जिसमें 12वें स्थान में, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग इंतजार करें 13 अप्रैल तक। अभी समय किसी भी प्रकार से मीन लगने वाले शादी की वार्ता न करें, विवाह न करें, क्योंकि विवाह में व्यवधान आने की दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है। 13 अप्रैल के बाद में ही विवाह की बात करें, जब गुरु इनके लग्न के स्थान में आ जाए, लग्नेश में आ जाए। बस एक समस्या खड़ी होगी कि थोड़ा सा स्वास्थ्य इनका जो है वो तो ठीक रहेगा, लेकिन शरीर में फैट बढ़ने की उम्मीद है, माने वजन बढ़ेगा, इस पर ये कंट्रोल करें। गुरु की जो दृष्टि है वो पत्नी के स्थान में पड़ेगी, जो 7वां स्थान है पत्नी का स्थान है और साझीदार का स्थान है। इसमें स्थान पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये इस भाव में को फायदा होगा। माने व्यापार में जो व्यापारी व्यक्ति हैं मीन लग्न वाले, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो 9वें स्थान पर पड़ेगी, जो भाग का स्थान है, जिसका कारकत्व ही गुरु है, माने जिसका मालिक ही गुरु है। और ये पिता का स्थान है और पिता का कारक भी है गुरु, तो पिता के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचेगा और पिता से फायदा भी होगा, धन की उम्मीद भी होगी और भाग्योदय भी होगा। तो 13 अप्रैल के बाद मीन लगने वाले जातक, इनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब बात करते हैं राहु से। अभी राहु की जो स्थिति है वो
तीसरे स्थान में है, और तीसरा स्थान छोटी मोटी यात्राओं का स्थान है, और तीसरा स्थान छोटे भाई का भी स्थान है। इसमें वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र घर की स्त्रियों का कारक है, सैया सुख का भी कारक है, भौतिक संसाधन का भी कारक है। और राहु बैठ करके व्यवधान उत्पन्न करता तो तीसरे भाई से संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। और दूसरी चीज ये कि तीसरे भाइयों से संबंध में अभी महीने 2 महीने की बात है, तो इनसे थोड़ा सा संभाल करके रखें, छोटी मोटी यात्राएं भी ना करें, टल जाए तो टाल जाएं। इसके बाद में जब राहु की स्थिति मेष राशि में जाएगी तो धन के लिए तो ठीक है। नुकसान क्या होगा? वाणी दोष बनेगा, और जब वाणी दोष बनेगा, और वाणी और धन माने जो प्रॉस्परस लाइफ होती है, जो एक ऐसी लाइफ होती है कि जिसमें व्यक्ति को धन की बहुत उम्मीद, देखिए वाणी अगर अच्छी नहीं है तो कोई व्यापार सक्सेस नहीं है। अगर आप लेक्चरर हैं, वाणी नहीं सही तो बेकार। वाणी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, और दूसरे स्थान से देखते हैं वही धन का स्थान है, इसीलिए धन का स्थान वाणी का स्थान एक ही निश्चित किया गया है। यहाँ पर राहु जिस समय पहुंचेंगे 17 मार्च को, तो क्या करेंगे? वाणी दोष बनाएंगे। अब मंगल के साथ में राहु बैठ करके क्या करते हैं? मंगल भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। उस समय मंगल की पोजीशन को देखें क्या बन रही है। मंगल की पोजीशन जिस समय मेष राशि में राहु के साथ में आएगी तो अंगारक योग बनेगा, वाणी से आग निकलेगी। आग निकलने का अर्थ आप ये न लगाएं, मतलब वाणी दोष बनेगा और वाणी से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मित्रों, अब इसके बाद में जब राहु हमारे धन के स्थान में, वाणी के स्थान में जो चले जाएंगे, तो केतु की जो स्थिति है हमारी वो तुला राशि में हो जाएगी। तो जब केतु की स्थिति तुला राशि में हो जाएगी, और तुला राशि का स्वामी क्या है? शुक्र है, और ये आयु का स्थान है। मंगल के केतु के बारे में कहा गया कुजवत केतु शनिवत राहु, माने मंगल जो केतु जो प्रभाव देता है मंगल की तरफ से देता है। और 7वें स्थान में, माफ कीजिएगा 8वें स्थान में तुला राशि में मंगल का जो प्रभाव ये अच्छा नहीं, क्या करेगा? दुर्घटना योग बनाएगा। अगर शुक्र की पोजीशन जन्म के समय कुंडली में अच्छी नहीं है तो आयु को भी ये नुकसान पहुंचाएगा। तो लिहाजा मीन लगने वाले जातक जन्म के समय अपने मंगल की स्थिति को देखें, और 17 मार्च के बाद सावधानी बरतें। आप लोग किसी अच्छे आचार्य से जन्मांक का विश्लेषण कराएं। अगर आप नहीं करा सकते हैं तो हमें आप भेजें, हम आपको उसका सही निराकरण देंगे। अब इसके बाद में इनकी जो दृष्टि पड़ेगी राहु की, वो 7वें स्थान पर भी पड़ेगी राहु की स्थिति दृष्टि। तो जहां जहां ये राहु एक सेपरेटर ग्रह है और शनि के तरीके से जो है प्रभाव करता है, धन के लिए तो ठीक है, वाणी दोष बनाएगा। और अगर जब जब ये मंगल गोचर में राहु के साथ में आएगा उस समय ये बहुत माने स्थिति अच्छी नहीं बनाएगा। तो मित्रों, ये एक हमने एक जनरल बात की है, और ख़ास तौर से एक्चुअली होता ये है कि राशि फल जो बनती है जन्म के समय ग्रहों की जो पोजीशन होती है वो, और गोचर में और महादशा में, तीनों का फल निकाल करके वर्षफल की गणना करनी चाहिए। लेकिन ये एक इन जनरल बात है, ऐसा नहीं है कि हमने ये जो है बता दिया कि मेष राशि में राहु का गोचर 17 मार्च को हो रहा है तो वाणी दोष ही बनाएगा। और आवाज माने मंगल की स्थिति जब आएगी तो आग उगलेगी, ये शब्द अभी मैंने कहा है। आग उगलने से मतलब ये एक अंगारक योग बनाएगा। लेकिन जन्म के समय अगर मंगल की स्थिति आपकी अच्छी है और मंगल अच्छे भाव का स्वामी है तो दूसरे स्थान में बैठ करके मंगल उस तरीके के फल नहीं देगा। तो हमारा समझाने का प्राय केवल इतना है कि आप लोग इस राशिफल के साथ में अपनी कुंडली में जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को देखें, महादशा को देखें, महादशा में प्रत्यांतर दशा को देखें, इसके बाद में वर्षफल का आकलन करें।
और ये अभी तो फिलहाल मैंने जो बता दिया है, आप लोग अपनी कुंडली से देख करके और सावधानी बरतिए आप। लेकिन अगर सूक्ष्म विश्लेषण आप करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। किसी योग्य आचार्य से आप कराएं या हमारे वीडियो के अंत में जो नंबर दिए गए हैं आप उन पर फ़ोन करके बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा कुछ शुल्क है, ये आपको देना पड़ेगा और आपकी कुंडली का हम विधिवत विश्लेषण करेंगे। इसके साथ में एक आग्रह है आपसे कि हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो। और स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बीच में आवाज़ में जो प्रॉब्लम खड़ी हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।